अगर कोई अपनी जिंदगी के फैसले दूसरों की सोच पर लेता है तो वो अपनी जिंदगी कभी अपनी बना ही नहीं पाएगा। ये लाइन मुझे लगता है हमारे आज के मटेरियल का पूरा सार है। आज हम द करेज टू रिक्लेम योर लाइफ नाम की एक किताब की समरी से मिले कुछ बहुत ही दमदार विचारों पर बात करने वाले हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि मानसिक आज़ादी मतलब मेंटल फ्रीडम असल में है क्या, और वो कौन सी अदृश्य जंजीरें हैं जो हमें रोके रखती हैं। बिल्कुल सही। और ये जानना जरूरी है कि ये कोई टिपिकल पॉजिटिव सोचो सब ठीक हो जाएगा वाली गाइड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किताब मरहम लगाने के बजाय एक तरह की कह सकते हैं कि सर्जरी करती है। सर्जरी, हाँ। ये उन बुनियादी धारणाओं को काटती है जो हमारे दिमाग में सालों से बैठी हुई हैं और हमें मतलब बीमार बना रही हैं। ये हमें आईना दिखाकर पूछती है कि कहीं हम खुद ही तो अपनी आजादी के सबसे बड़े दुश्मन नहीं बन गए। तो चलिए इसी आईने में पहला अक्स देखते हैं। किताब का जो सबसे हैरान करने वाला और शायद थोड़ा विवादास्पद विचार है वो ये है कि हमारा अतीत या हमारा पास्ट हमारे आज या कल को कंट्रोल नहीं करता। हम सब अपनी जिंदगी की कहानी अपने अतीत से शुरू करते हैं। हाँ, कि मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था। बिल्कुल, इसलिए मैं आज शर्मिला हूँ, या मेरा पहला बिजनेस फेल हो गया था इसलिए मैं अब रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन ये सोर्स एक बहुत सीधी और थोड़ी तीखी बात कहता है। क्या? जो हुआ वो कारण नहीं, सिर्फ एक बहाना होता है। ये सुनती थोड़ा झटका लगता है ना? हाँ, लगता तो है। पर क्या ये कहना उन लोगों के लिए थोड़ा कठोर नहीं है जिन्होंने सच में बहुत बड़ी मुश्किलों या ट्रॉमा का सामना किया है? क्या हम उनके अनुभव को कम तो नहीं कर रहे? ये सवाल बहुत जरूरी है और एक्चुअली यहीं पर इस विचार की गहराई समझ में आती है। अच्छा। इसका मकसद किसी के दर्द को छोटा बताना बिल्कुल भी नहीं है। दर्द असली है, घटनाएं असली हैं। फर्क इस बात में है कि हम उन घटनाओं को मतलब क्या देते हैं। मतलब मीनिंग? हाँ, मीनिंग क्या देते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं जो बचपन में गरीबी में पले बढ़े। एक व्यक्ति उस अनुभव को अपनी पहचान बना लेता है और कहता है मैं गरीबी से आया हूं इसलिए मैं जिंदगी में कभी ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है मैंने गरीबी देखी है इसलिए मुझे मेहनत की कीमत पता है और मैं ये पक्का करूंगा कि मेरे बच्चे ये ना देखें। घटना एक ही है पर उसे देखने का नजरिया अलग है। बिल्कुल। तो जब सोर्स कहता है कि अतीत बहाना है तो उसका मतलब है कि हम अतीत को एक ढाल बनाकर आज एक्शन लेने से बच रहे हैं। ये विचार पावर को अतीत से छीनकर हमारे आज के फैसलों में डाल देता है। मतलब अतीत एक नक्शा है, जेल नहीं। एग्जैक्टली। वो हमें बताता है कि हम कहां से आए हैं लेकिन ये तय नहीं करता कि हमें जाना कहां है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अगर अतीत की जंजीरें उतनी मजबूत नहीं है जितना हम सोचते हैं तो फिर हम आज क्यों फंसे हुए हैं? मतलब वो कौन सा पिंजरा है जो शायद हमने खुद ही बनाया है? यहीं पर दूसरा बड़ा आइडिया आता है और वो है दूसरों की मंजूरी का जाल। अप्रूवल। हम सब एक सामाजिक प्राणी है। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें। हाँ, अपने ग्रुप का हिस्सा माने। बिल्कुल। ये हजारों सालों से हमारे सर्वाइवल का हिस्सा रहा है। अगर आपको कबीले से निकाल दिया जाता तो आपका बचना नामुमकिन था। और आज वो कबीला हमारा ऑफिस, हमारा परिवार और सबसे बढ़कर सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया बन गया है। हम अनजाने में ही अपनी जिंदगी का हर फैसला इस तराजू पर तौलने लगते हैं कि अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे। और इसी पसोर्स में एक लाइन है। हाँ, बताइए। पर जब हम दूसरों को खुश करने लगते हैं तो अपनी जिंदगी खुद से चुरा लेते हैं। ये सोचना ही कितना अजीब है कि हम अपनी जिंदगी के चोर खुद बन जाते हैं। और ये चोरी इतनी चुपके से होती है कि हमें पता भी नहीं चलता। ये एक तरह से अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में देने जैसा है। सही बात है। अगर उन्होंने तारीफ का बटन दबाया तो हम खुश, अगर उन्होंने आलोचना का बटन दबाया तो हम दुखी। हम अपनी कीमत खुद तय करने के बजाय दूसरों से लाइक और कमेंट में मांगते फिरते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम वो इंसान कभी बन ही नहीं पाते जो हम असल में बन सकते थे। हम अपनी असली आवाज को दबाकर दुनिया का शोर सुनने लगते हैं। ये लोग क्या कहेंगे वाला पिंजरा तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है और ये सुनकर ही घुटन सी होती है। तो सवाल यह है कि इस जाल को काटें कैसे? इसकी चाबी कहाँ है? इसकी चाबी एक बहुत ही सरल लेकिन मुश्किल लगने वाले शब्द में है, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी? अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लेना। लेकिन सोर्स में विक्टिम माइंडसेट यानी पीड़ित मानसिकता की भी बात की गई है और ये भी कहा गया है कि ये रास्ता आसान होता है। अपनी परेशानियों के लिए मौसम को, सरकार को, बॉस को या किस्मत को दोष देना ये बहुत आसान लगता है। इसमें एक अजीब सा आराम है ना, कि गलती मेरी नहीं है। आपने आराम शब्द का इस्तेमाल किया और ये बिल्कुल सही है। मैं इसे आसान नहीं बल्कि आलसी रास्ता कहूंगा।
आलसी रास्ता। हाँ, आसान रास्ते कहीं पहुंचाते हैं, पर यह रास्ता हमें एक ही जगह पर गोल गोल घुमाता रहता है। इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। क्या? अपनी गलती मानना या अपनी कमी को स्वीकार करना हमारे सेल्फ इमेज के लिए मुश्किल होता है, तो हमारा मन एक शॉर्टकट खोजता है, किसी और पर उंगली उठा दो। ये एक मेंटल हैक है जो हमें टेम्पररी राहत तो देता है, पर लंबे समय में हमें कैद कर लेता है। अच्छा। लेकिन जिस पल कोई इंसान कहता है, नहीं, मेरी जिंदगी, मेरे हालात, मेरे रिश्ते, इनकी जिम्मेदारी मेरी है, उसी पल शक्ति वापस उसके हाथ में आ जाती है। मतलब अब वो पैसेंजर सीट पर नहीं है। बिल्कुल। ये बस बैठकर तमाशा देखने के बजाय अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर वापस आने जैसा है। अब वो हालात का शिकार नहीं, बल्कि अपनी कहानी का लेखक बन जाता है। और एक लेखक के पास हमेशा कहानी को बदलने की ताकत होती है। ठीक है। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हमारा फोकस खुद पर आ जाता है, लेकिन दुनिया में तो हम अकेले नहीं हैं। तो दूसरों के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए? यहीं पर ये आइडिया आता है कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं है। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम तो एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ बचपन से ही हमें दौड़ना सिखाया जाता है। हर जगह रेस है। हाँ, स्कूल में रैंक, कॉलेज में ग्रेड, ऑफिस में प्रमोशन, हर जगह तो रेस ही चल रही है। बिल्कुल। और यही हमारी आधी से ज्यादा बेचैनी की जड़ है। जब हम जिंदगी को एक दौड़ की तरह देखते हैं, तो हर इंसान या तो हमारा प्रतियोगी होता है या फिर एक पैमाना जिससे हम खुद को नापते हैं। सही बात है। कोई हमसे आगे है तो हमें जलन होती है, कोई हमसे पीछे है तो हमें घमंड होता है या डर लगता है कि कहीं वो आगे न निकल जाए। इस मानसिकता में मतलब शांति और सुकून की कोई जगह ही नहीं है। आप बस भाग रहे हैं। हाँ, आप हमेशा भाग रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप कहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये दौड़ नहीं है तो फिर क्या है? इसका कोई विकल्प है? स्रोत इसका एक बहुत ही खूबसूरत विकल्प देता है। योगदान, कंट्रीब्यूशन। अपनी सोच को सबसे बेहतर कैसे बनूं से बदलकर मैं क्या अच्छा दे सकता हूं पर ले आना। मुझे मेरे एक दोस्त की कहानी याद आती है। बताइए। वो एक बड़ी कंपनी में काम करता था और हमेशा अपने बैचमेट्स से अपनी सैलरी, अपनी गाड़ी, अपने प्रमोशन की तुलना करता रहता था। वो हमेशा तनाव और असुरक्षा में जीता था। एक दिन उसने वीकेंड पर बस एक हॉबी के तौर पर जुब्बी के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने मुझे बाद में बताया, जब मैं उन बच्चों की आंखों में सीखने की चमक देखता हूं तो मुझे जो खुशी मिलती है वो किसी भी प्रमोशन से 1000 गुना बड़ी है। उसने बेसिकली दौड़ना छोड़कर योगदान करना शुरू कर दिया था। उसका आत्ममूल्य अब इस बात पर निर्भर नहीं करता था कि वो दूसरों से कितना आगे है, बल्कि इस बात पर कि वो दूसरों के जीवन में क्या मूल्य जोड़ रहा है। एग्जैक्टली। वाह, ये तो नजरिए का पूरा खेल है। हम अपनी कीमत दूसरों से तुलना करके नहीं, बल्कि अपने योगदान से तय करते हैं। और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी विचार पर लाता है, जो खुशी के बारे में है। खुशी। हम सब खुशी चाहते हैं, लेकिन हम उसे हमेशा भविष्य में ढूंढते हैं। स्रोत में एक आम धारणा का जिक्र है। लोग सोचते हैं जब सब ठीक होगा तब खुश होंगे। हाँ, जब मुझे वो नौकरी मिल जाएगी, जब मेरा वजन कम हो जाएगा, जब मैं वो घर खरीद लूंगी तब मैं खुश होंगी। हमारी खुशी हमेशा अगर और जब के साथ बंधी होती है। और ये खुशी का सबसे बड़ा धोखा है। हम उसे एक मंजिल मान लेते हैं, जबकि स्रोत कहता है कि खुशी एक चुनाव है, एक चॉइस। हाँ, एक चॉइस। सोर्स की लाइन है, सच ये है, खुशी पहले चुननी पड़ती है। ये खुशी को बाहरी परिस्थितियों के नतीजे से हटाकर हमारे अंदर का एक फैसला बना देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुश्किलें नहीं आएंगी। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिंदगी में दुख या मुश्किलें नहीं आएंगी, वो आएंगी। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम उन मुश्किलों के बीच भी खुशी को एक विकल्प के तौर पर देख सकते हैं। वाओ, ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। इसका मतलब है कि मैं अभी इसी पल खुश होने का फैसला कर सकती हूँ, चाहे मेरे बैंक अकाउंट में कितने भी पैसे हो या मेरा बॉस मुझसे खुश हो या नहीं। बिल्कुल। खुशी मौसम की तरह नहीं है जो बस हो जाता है। ये एक स्किल है, जैसे साइकिल चलाना या कोई भाषा सीखना। अच्छा, इसे सीखना पड़ता है। हाँ, शुरुआत में ये अजीब और मुश्किल लग सकता है। आपको जानबूझकर उन चीजों पर ध्यान देना होता है जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आपको जानबूझकर अपने विचारों को नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिविटी की तरफ लाना होता है। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये आपकी आदत बन जाती है। तो ये खुशी को एक मंजिल से हटाकर एक सफर बना देता है। हाँ, एक सफर जिसे हर पल, हर कदम पर चुना जा सकता है। ये शक्ति पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को एक साथ देखें तो ये मानसिक आजादी का एक पूरा रोड मैप जैसा लगता है। एक रोड मैप। सबसे पहले ये समझना कि हमारा अतीत हमें कैद नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक कहानी है जिसे हम बदल सकते हैं। फिर
लोग क्या कहेंगे कि पिंजरे को पहचानना और उससे बाहर निकलने की हिम्मत करना। इसके बाद पीड़ित बनने से इनकार करके अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर वापस आना। सही। फिर जिंदगी को एक दौड़ की तरह देखने के बजाय एक योगदान का मौका समझना, और अंत में खुशी के लिए किसी बाहरी चीज का इंतजार करने के बजाय उसे हर पल, हर दिन एक विकल्प के तौर पे चुनना। बिल्कुल। जैसा कि स्रोत का अंतिम संदेश कहता है, अगर कोई हर फैसला लोगों के अप्रूवल से लेगा तो वो खुद के सपने कभी पूरे नहीं कर पाएगा। इन सभी विचारों को अगर एक धागे में पिरोया जाए तो वो धागा है प्रामाणिक जीवन जीने का, यानी ऑथेंटिक लिविंग। ऑथेंटिक लिविंग। इसका मतलब है अपने अंदर के आप और बाहर दुनिया को दिखने वाले आप के बीच की दूरी को कम करना। ये जानना कि आपके लिए सच में क्या मायने रखता है, आपके मूल्य क्या हैं, और फिर उन मूल्यों के हिसाब से जीना। हाँ, उन मूल्यों के हिसाब से जीने का साहस दिखाना, भले ही वो रास्ता मुश्किल हो या दुनिया को पसंद ना आए। ये सभी विचार, चाहे वो अतीत से मुक्ति हो, जिम्मेदारी लेना हो या खुशी को चुनना हो, असल में हमें उसी असली स्व की ओर ले जाने वाले कदम हैं। किसी को एक दिन के लिए भी दूसरों की राय की बिल्कुल परवाह ना हो। अगर लोग क्या कहेंगे का डर पूरी तरह से खत्म हो जाए तो वो सबसे पहला काम क्या करेगा जो वो आज तक करने से डर रहा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।